बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजीज पढ़ रहे थे, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। डिजीजेस एसोसिएटेड विद डिफेक्ट इन मेटाबॉलिक पाथवेज, वो डिजीज जो कि मेटाबॉलिक पाथवेज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। एंजाइम्स, आयन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स कौन सी हैं? इनहेरिटेड डिफेक्ट इन ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन, अगर जेनेटिकली ऑस्टियोक्लास्ट की रिजॉर्प्शन में कोई डिफेक्ट हो। उसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस, पेट्रोसिस, ओस्टियोपेट्रोसिस लिटरली स्टोन बोन, ठीक है, इसमें बोन जो होती है बहुत हार्ड होती है। आल्सो नोन एज मार्बल बोन डिजीज is an extremely rare inherited disorder whereby the bone harden becoming denser। इसमें जो बोन होगी बहुत ज़्यादा डेंस होगी, ब्रिटल होगी, ठीक है। ब्रिटल होने की वजह से इसमें क्या होगा कि ये इजीली ब्रेकेबल होती है। जो चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होती वो इजीली ब्रेक हो सकती है, ठीक है। ये डेंस बोन होगी, हार्डर होगी और इजीली ब्रेकेबल होगी। वन कॉमन टाइप हैज़ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डेफिशिएंसी। इनमें से जो एक टाइप है ऑस्टियोपेट्रोसिस की, उनमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज की डेफिशिएंसी होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक होता है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। मार्बल बोन, एबनॉर्मल हैवी बोन, ब्रिटल स्क्लेरोटिक बोन, यानी कि जो मार्बल बोन है ऑस्टियोपेट्रोसिस में मार्बल बोन होती है, यानी कि हार्ड हार्ड थिक बोन होती है, वो ब्रिटल होती है, यानी कि इजीली ब्रेकेबल होती है। उसको थोड़ी सी फोर्स लगेगी, उसके अंदर थोड़ी सी भी लचक नहीं होगी, वो इजीली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स, इजी बोन फ्रैक्चर, इसमें इजी बोन फ्रैक्चर होगा। अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकोपिनिया। अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिया क्यों होगा? यानी कि पैनसाइटोपिनिया आप लोगों ने याद रख लेना। पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि ऑल ब्लड सेल लाइंस विल बी डिक्रीज, आरबीसीज भी कम होंगे, डब्ल्यूबीसीज भी कम होंगे और प्लेटलेट्स भी कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि इनके अंदर बोन मैरो नहीं होता, बोन मैरो नहीं होता या ना होने के बराबर होता है, ठीक है। विजन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें आईसाइट और हेयरिंग इम्पेयरमेंट आपको मिलेगी। पेशेंट की आईसाइट भी इम्पेयर होगी, ठीक नहीं होगी, और हेयरिंग एबिलिटी भी ठीक नहीं होगी। हेयरिंग एबिलिटी में भी आपको पता है कि छोटी छोटी 3 ऑसिकल्स होती हैं, जब वो इतनी ज़्यादा हार्ड होंगी तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकेंगे। मिडल ईयर के अंदर 3 छोटी छोटी सबसे, यानी कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और इसमें क्या मिलेगा? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, नेफ्रॉन्स में एसिडोसिस मिलेगा। ट्रीटमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एक्सरे के ऊपर आपको जो ओस्टियोपेट्रोसिस की बोन होगी हाईली वाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आएगी। जो नॉर्मल बोन होगी वो इस तरह इतनी ज़्यादा वाइट नज़र नहीं आती जितनी ये आती है, ठीक है। डिजीजेज एसोसिएटेड विद डिक्रीज बोन मैस, अब वो डिजीज जिसमें बोन मैस डिक्रीज हो जाता है, उस लास्ट वाली में इंक्रीज हुआ था, इसमें डिक्रीज होगा। वो ओस्टियोपेट्रोसिस था, PETROSIS था। इसमें ये वाली क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। 1 मिनट। ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस का मतलब होता है यानी कि पोरस बोन, जिसमें पोर्स होंगे, ठीक है, खोखली बोन होगी। ओस्टियोपोरोसिस इज अ बोन डिजीज दैट अकर्स व्हेन द बॉडी लूजेस टू मच बोन। इसमें क्या होगा कि बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो खोखली हो चुकी होती हैं। मेक्स टू लिटिल बोन, इसमें जो बोन होगी वो बोन मैस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट बोन्स बिकम वीक एंड मे ब्रेक फ्रॉम अ fall or in serious cases from sneezing or
माइनर बम्प्स, बोन इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी होती है कि नीचे गिरने से या दूसरे नंबर पे छोटा मोटा कोई झटका लगने से या इवन कि छींकने से फ्रैक्चर हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस इज एक्सेलरेटेड बोन लॉस। इसमें क्या होगा, एक्सेलरेटेड बोन लॉस होगा, इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि बोन लॉस हो रहा होता है। इसके अलावा फैक्टर्स इसमें क्या होंगे, एज, फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि एज अगर ज़्यादा होगी तो उसमें रिस्क इंक्रीज हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी अगर कम होगी उसमें रिस्क इंक्रीज हो सकता है। एस्ट्रोजन विड्रॉल यानी कि मेनोपॉज, वो फीमेल जिनमें मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी बंद हो चुकी होती है उनके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल कैल्शियम अगर इनटेक कम है या रीनल किडनीज के थ्रू जो कैल्शियम है उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जेनेटिक, अगर जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो उसमें ये वाला इशू हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का। ठीक है, ऑल द लैब्स फॉस्फेट एंड पीटीएच अल्कलाइन फॉस्फेटेज विल बी नॉर्मल। दूसरी जो लैब्स होंगी वो नॉर्मल होंगी, ठीक है, एक्सेप्ट कैल्शियम। कैटेगरीज ऑफ जनरलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है पोस्ट मेनोपॉजल एंड सेनाइल, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी में क्या हो सकता है, सेकेंडरी टू अनदर डिजीज। सेनाइल होता है यानी कि एज की वजह से जो होती है, एज रिलेटेड जो होती है, यानी कि जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होगा वैसे वैसे जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, उस टाइम पे जो होगी। ये दो कंडीशन जो प्राइमरी है यानी कि ये इसी से रिलेटेड है। सेकेंडरी का मतलब होता है किसी और बीमारी की वजह से अगर ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाए उसको सेकेंडरी टू दैट डिजीज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं वो कम या ज़्यादा हो जाएं तो उस कंडीशन में हो सकती है। पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस अगर ज़्यादा हो जाएं तो उस कंडीशन में हो सकती है। हाइपोगोनेडिज्म, गोनेड्स जो हैं यानी कि टेस्टीज या ओवरीज जो हैं उस उनका अगर साइज छोटा हो तो उस कंडीशन में हो सकती है। डायबिटीज़ टाइप 1 में हो सकती है। एडिसन्स डिजीज़ जिसमें एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, अगर वो कम रिलीज हों तो उसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ द एड्रीनल मेडुला, उसमें क्या होगा कि एडिसन डिजीज हो जाती है और एडिसन डिजीज में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं। न्यूप्लेजिया यानी कि कुछ न्यूप्लाज्म है, कुछ मिलिग्नेंसीज हैं जिनमें ये हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा जिसमें एम प्रोटीन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। कार्सिनोमेटोसिस, बॉडी के अंदर कोई भी कार्सिनोमा हो, कोई भी कैंसर चल रहा हो, उस कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मेल न्यूट्रिशन, मेल एब्जॉर्प्शन, हेपेटिक इंसफिशिएंसी, विटामिन सी और डी डेफिशिएंसी, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से रिलेटेड ये वाली तीन चार इश्यूज हैं, इन कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। उसके अलावा एडियोपैथिक, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका हमें पता ना चले। रोमाटोलॉजिकल डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है, रोमाटॉइड डिजीजेज। उसके अलावा ड्रग्स हैं, एंटीकोगुलेंट्स, कीमोथेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी कन्वल्सेंट्स एंड अल्कोहल। इन ड्रग्स के इनटेक की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मिससेलेनियस में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, immobilization, pulmonary disease, homocystinuria, and anemia. These are some causes of osteoporosis, generalized osteoporosis, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्राइमरी जो होगी वो डायरेक्टली स्टार्ट ही बोन से होगी। सेकेंडरी मींस कोई और इशू चल रहा है और उस इशू के साथ ये वाला इशू भी स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म किसी पेशेंट को चल रहा था, उसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो गया, ठीक है। या हाइपोगोनेटिज्म या पिट्यूटरी ट्यूमर, इस तरह की कोई कंडीशन चल रही थी उसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी स्टार्ट हो गया, उस तरह की कंडीशन को हम सेकेंडरी बोलते हैं। और अगर किसी चीज़ के हमें रीज़न ना मिले उसको हम एडियोपैथिक बोलते हैं, ठीक है, कोई हमें उसकी कॉज ना मिले तो। ऑस्टियोपोरोसिस मींस पोरस बोन, देखें पोर्स बने हुए हैं, सुराख बने हुए हैं, पोर्स बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें ये नॉर्मल बोन है, ये इसका बोन मैरो होता है, ठीक है, स्पंजी बोन। इसमें देखें ये कुछ
हद से ज़्यादा स्पंजी बोन है, मीन्स ये इजीली ब्रेक हो सकती है। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोस्टिक प्रोसेस, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस में रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? एक्सेस के नाम से उसको आपने याद रखना है, ये एक निमोनिक है। एक्सेस मींस अल्कोहल यूज, अगर जो पर्सन है वो अल्कोहल यूज करता है, अल्कोहल अब्यूज करता है, तो उस कंडीशन में उसमें चांसेस होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं कि उसमें ऑस्टियोप्रोसिस डेवलप हो सकता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर लंबे अरसे तक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करें। लो कैल्शियम, ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल लो, एस्ट्रोजन का लेवल अगर लो, स्मोकिंग, स्मोकर हो पेशेंट, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि बस खाया पिया और सो लिया, ठीक है। लेजी लाइफस्टाइल जो है, यानी कि कोई काम नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें ना होने के बराबर हो, उसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल का नाम दिया जाता है। ये वाली जो कंडीशंस हैं ये आगे ऑस्टियोपोरोसिस तक ले जाती हैं पेशेंट, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस आफ्टर मेनोपॉज डिक्रीज एस्ट्रोजन। आफ्टर मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? उसमें भी एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? डोर्सल काइफोसिस हो सकता है, जनरलाइज्ड प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ बोन डेंसिटी काजिंग वीकनेस ऑफ द स्केलेटल स्ट्रेंथ। बोन वीक होने की वजह से स्केलेटल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डोर्सल काइफोसिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल लॉर्डोसिस हो सकता है। सर्वाइकल लॉर्डोसिस में क्या होगा? जो आपके कंधे होंगे वो ऊपर की तरफ निकले हुए होंगे और आपका जो नेक होगी वो नीचे की तरफ होगी, जिसको सर्वाइकल लॉर्डोसिस बोलते हैं। ये आप आगे फिजियोथेरेपी वाले से डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। स्लेंडर फीमेल, कॉकेशियन, अल्कोहल यूजर्स, स्मोकर्स, स्टेरॉइड यूजर्स आर एट हाई रिस्क, यानी कि ये फिर रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं। स्लेंडर यानी कि वो फीमेल्स जिनका जो हाइट है वो छोटी हो। उसके अलावा कॉकेशियन, कॉकेशियन एक रेस का नाम है, जिस तरह एशियन रेस है, एशिया में जो लोग रहते हैं, अफ्रीकन रेस है जो अफ्रीका में रहते हैं, जापानीज रेस है, चाइनीज रेस है, ठीक है। इसी तरह एक कॉकेशियन रेस है, ठीक है, उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। क्रश फ्रैक्चर स्पेशली एट T8 एंड बिलो हिप, कोलिस फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन। इसमें क्रश फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है, स्पेशली एट T8 एंड बिलो द हिप। उसके अलावा कोलिस फ्रैक्चर किस जगह पे होता है? रिस्ट जॉइंट के नज़दीक, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में ये वाले फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होते हैं। डिजीजेस कॉज्ड बाय द ओस्टियोक्लास्ट डिसफंक्शन। ओस्टियोक्लास्ट यानी कि जो बोन के मैक्रोफेजेस हैं, उनके डिसफंक्शन की वजह से कौन सी डिजीज होंगी? पेजेट्स डिजीज उसको बोलते हैं, ओस्टियाइटिस डिफॉर्मिंस उसका दूसरा नाम है, ठीक है। पेजेट्स डिजीज इंटरफेयर्स विद योर बॉडीज नॉर्मल रिसाइकलिंग प्रोसेस। ये बॉडी के नॉर्मल रिसाइकलिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करेगा, इन विच न्यू बोन टिश्यू ग्रेजुअली रिप्लेसेस ओल्ड बोन। नॉर्मल रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो ओल्ड बोन टिश्यूज होते हैं उसको न्यू बोन टिश्यूज रिप्लेस करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि ओल्ड बोन टिश्यूज जल्दी जल्दी उनको ईट अप करते जाएंगे, ये जो ओस्टियोब्लास्ट है, ठीक है, और उस जगह पे ओस्टियोब्लास्ट जल्दी से बोन फॉर्मेशन करवाता जाएगा। मैट्रिक्स मैडनेस, इसको मैट्रिक्स मैडनेस या ओस्टियोब्लास्ट साइट्स गॉन वाइल्ड, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो उनको कहा गया वो पागल हो जाते हैं, वो बहुत तेजी से काम करते हैं। इसकी थ्री फेजेस हैं। इंक्रीज्ड ओस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन, ओस्टियोक्लास्ट जो होगा वो बोन को बहुत तेजी से रिजॉल्व करेगा, यानी कि बोन को बहुत तेजी से ईट करेगा, बोन को बहुत तेजी से उसका जो मैट्रिक्स है उसको कम करवाएगा। इंक्रीज हेक्टिक बोन फॉर्मेशन ओस्टियोब्लास्ट, जब ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी पैजेट्स डिजीज में। यानी कि ओस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन फॉर्मेशन जो बोन फॉर्मिंग जो सेल्स होते हैं, और ये क्या करेगा? बहुत तेजी के साथ बोन फॉर्मेशन स्टार्ट करवा देगा। एक एक चीज क्या कर रही है? बहुत तेजी के साथ बोन को रिजॉल्व करवा रही है, दूसरी क्या कर रही है? बहुत तेजी के साथ बोन की फॉर्मेशन करवा रही है। इस प्रोसेस की वजह से बोन कमजोर हो जाएगी, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? उसको आगे हम क्या नाम देते हैं? ओस्टियोसेक्लेरोसिस। यानी कि एक तरफ तो रैपिडली ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी चल रही है, दूसरी तरफ रैपिडली ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी चल रही है।
तो उसकी वजह से बोन वीक हो जाएगी, उसको ओस्टियोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जब ये प्रोसेस चल रहा होगा तो उसमें आपको ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो होगा वो इंक्रीज मिलेगा। एलिवेटेड यूरिन हाइड्रोक्सी प्रोलेन, और यूरिन के अंदर हाइड्रोक्सी प्रोलेन का लेवल आपको इंक्रीज मिलेगा। यानी कि ये आप इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे जिस वक्त, उस वक्त आपने ये दो लेवल चेक करने, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल और उसके अलावा यूरिन हाइड्रोक्सी प्रोलेन का लेवल चेक करेंगे। ठीक है। एजेक्स डिजीज ऑफ बोन 85% मोनोस्टोटिक होल बोन। 85% मोनोस्टोटिक का मतलब होता है सिर्फ इसने किसी एक सिंगल बोन को इन्वॉल्व किया होगा। फॉर एग्जांपल इसने फीमर को इन्वॉल्व किया है, बाकी सारी बोन्स ओके हैं, ठीक है, उनमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं चल रहा, उसी बोन को ये वीक कर रही है। ठीक है। 15% पोलिस्टोटिक, 15% में क्या होगा, एक से ज़्यादा बोन्स को इन्वॉल्व किया होगा। तो उसमें कौन कौन सी मोस्टली ये बोन्स को इन्वॉल्व करती है, फीमर को भी इन्वॉल्व करती है, स्कल को इन्वॉल्व कर सकती है, पेल्विस को इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है। क्लिनिकल साइंस में आपको क्या मिलेगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको पेन हो रही है। ठीक है। उसके अलावा माइक्रो फ्रैक्चर्स आपको मिलेंगे बोन्स के अंदर, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स जिनको हम बोलते हैं। देखें बोन स्कैन में हमें इस तरह की कुछ बोन नजर आएगी, नॉन लेमिलर बोन। जो बोन स्कैन होता है वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। जितनी ज्यादा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी उतने ज्यादा उस बोन स्कैन की अपटेक होगी। यानी कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो बोन स्कैन को अपटेक करते हैं, उसको अपने अंदर इनगल्फ करते हैं बोन स्कैन को। जिस वक्त बोन स्कैन को अपने अंदर इनगल्फ करेंगे तो वो जिस वक्त हम स्कैन लेंगे यानी कि एक्सरे लेंगे तो एक्सरे के ऊपर कुछ इस तरह के विजिबल होंगे। यानी कि जिस जगह पे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है वो ज्यादा ब्लैक शो होंगे। देखें स्कल के ऊपर, ठीक है, उसके अलावा पेल्विस की बोन्स के ऊपर, फीमर की बोन के ऊपर, और उसके अलावा ये वाली जो बोन्स हैं इस जगह पे ये ज्यादा अपटेक हो रही है। दैट मीन्स दीज बोन्स आर इन्वॉल्व्ड। कर्व्स ऑफ पेजेट्स डिजीज, फ्रंटल बोसिंग, यानी कि जो पेशेंट होगा उसकी फ्रंटल बोसिंग आपको मिलेगी। बाज का तो आपने सुना होगा कि हमारे जो पाकिस्तान में एक बात मशहूर है कि बच्चे का सिर वादा है। ठीक है। यानी कि बच्चे का जो हेड है वो सामने की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। बेबीज में भी हो सकता है और उसके अलावा जो दूसरे अडल्ट होते हैं उनमें भी हो सकता है। ठीक है। फ्रंटल बोसिंग जो फोर हेड होगा वो सामने की तरफ उसका जो साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सामने की तरफ ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसको बोलते हैं फ्रंटल बोसिंग। उसके अलावा डेफनेस हो सकती है, यानी कि पेशेंट कानों से बहरा हो सकता है, काइफोसिस हो सकती है, उसकी जो कमर है उस कर्व बन सकती है। ठीक है। बॉड लेग्स, जो लेग्स होंगी उनमें कर्व आ सकती है, कर्व लेग हो सकती हैं जिनको बॉड लेग्स बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा बोन पेन हो सकती है एंड एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल, और ब्लड के अंदर जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। समझ आ रही है? जी सर। मैं ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा? नहीं सर। चलें ठीक है जी। पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन साइन एंड सिम्टम्स, पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन साइन एंड सिम्टम्स में पैनिक्स आपने याद रखना है। पेन होगी, पी से, ए से अर्थराल्जिया, एन से नर्व कंप्रेशन और न्यूरल डेफनेस। ठीक है। नर्व कंप्रेशन या न्यूरल डेफनेस होगी। ठीक है। सेंसरी न्यूरल डेफनेस इसका हम बोलते हैं। जब ईएनटी का अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है तो ठीक, अदरवाइज इधर ही आप सुन लें। अगर नर्व सेंसरी नर्व इन्वॉल्व हो तो उसको न्यूरल डेफनेस का नाम दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आई, इंक्रीज बोन डेंसिटी, इसमें बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी। सी, कार्डियक फेलियर, एंड एस, स्कल और स्क्लेरोटिक वर्टिब्रा। क्लियर है? जी सर। diseases associated with abnormal mineral homeostasis। अभी मिनरल्स की जो होम्योस्टेसिस है उसकी abnormalities की वजह से डिजीजेज में बोन्स के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। Rickets is a condition that results in weak or soft bone in children.
सिम्टम्स इंक्लूड बॉड लेग्स, स्टंटेड ग्रोथ, बोन पेन, लार्ज फोरहेड। ठीक है, बच्चों की बात हो तो उसमें रिकेट्स आएगा, बड़ों की बात हो तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया आएगा। ठीक है, होता किस वजह से? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। ठीक है, osteomalacia refers to a marked softening of your bone, most often caused by severe vitamin D deficiency। यानी कि ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है, लेकिन एज डिफरेंस की वजह से इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। बच्चों की अगर बात करेंगे तो उधर रिकेट्स होगा, अगर बड़ों की बात करें, अडल्ट की बात करेंगे तो उसको ऑस्टियोमलेशिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी या डिसफंक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, प्राइमरी पीटीएच एडिनोमा। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अगर किसी वजह से पैराथायरॉयड अपनी सिक्रेशन ज़्यादा रिलीज कर रहा है, या पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसका ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर की वजह से क्या होगा? हाइपर फंक्शनिंग होगी। ट्यूमर होगा तो वहां से फिर पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा मिकदार में रिलीज होगा। ठीक है, इंटायर स्केल्टन ओस्टियाइटिस, फाइब्रोजा सिस्टिका, ब्राउन्स ट्यूमर, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म सेकेंडरी टू द रीनल, नॉट एज सीवियर एज प्राइमरी। इसमें क्या होगा? मोस्टली इंटायर स्केल्टन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? ओस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका, बोन ईटिंग प्रोसेस, बोन्स के ऊपर डिप्रेशंस बन जाएंगी, यानी कि स्पेसिफिक एरिया से बोन की रिजॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी और उस जगह पे डिप्रेशंस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जब उस जगह पे डिप्रेशन बन जाएगी, किसी जगह से अगर कोई चीज़ निकाल ली जाए तो उस जगह पे डिप्रेशन बन जाती है ना, छोटे छोटे होल गड़ा बन जाता है, उसको ओस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका का नाम दिया जाता है। ब्राउन्स ट्यूमर आगे उसी चीज को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, ये कोई ट्यूमर नहीं है। इसमें क्या होगा? उन वो जो छोटी छोटी डिप्रेशंस बनी है उस जगह पे लूज कनेक्टिव टिश्यू आके उसको फिल करेंगे, तो उस कंडीशन को हम ब्राउन्स ट्यूमर का नाम दे देंगे। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन की वजह से डिप्रेशंस बनेगी जिसको ओस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका का नाम देते हैं, और उन डिप्रेशंस को फिल अप करने के लिए लूज कनेक्टिव टिश्यूज आएंगे जिनको ब्राउन्स ट्यूमर का नाम दिया जाता है। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर रीनल की वजह से हो, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं होती एज कम्पेयर टू प्राइमरी। जो प्राइमरी होगी वो ट्यूमर की वजह से होती है, एडिनोमा की वजह से होती है, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड के ट्यूमर की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा। रीनल की वजह से अगर हाइपरथायराइडिज्म हो रही है तो वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म उसको कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं होती एज कम्पेयर टू प्राइमरी। ठीक है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, एनी बोन डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोनिक रीनल डिजीज इज कॉल्ड रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। ठीक है, रीनल डिजीज की वजह से अगर कोई किसी बोन का डिसऑर्डर हो रहा है, फॉर एग्जांपल रीनल प्रॉब्लम की वजह से कैल्शियम जो है वो बॉडी से एक्सेसिवली एक्सक्रीट हो रहा है, तो वो बोन जो बॉडी की फिर ज़रूरियात हैं उसमें कैल्शियम को पूरा करने के लिए फिर बोन रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बोन के ऊपर से कैल्शियम और फॉस्फेट रिजॉल्व होके ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस वजह से जो बोन कमजोर होगी उसको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, रीनल इश्यूज की वजह से बोन की डिस्ट्रक्शन को रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी का नाम दिया जाता है। इम्पोर्टेंट 10 इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स इन द रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन सी बताने हैं? आपने बेबीज में देखा होगा कि उनकी जो फोरहेड की बोन होती है और प्राइटल बोन्स जो होती हैं वो आपस में मिली हुई नहीं होती, वो ऑलमोस्ट 18 मंथ की एज पे जाके क्लोज होता है। इसको इंटीरियर फोंटानेल बोलते हैं। इसी तरह के एक फोंटानेल पोस्टीरियर साइड पे होता है। जो इंटीरियर फोंटानेल होता है इसका क्लोजर जो होता है इन केस ऑफ रिकेट्स डिले हो जाता है। ठीक है, फ्रंटल बोसिंग, फ्रंटल बोसिंग का मतलब क्या है कि जो फोरहेड है वो सामने की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सामने की तरफ उसका जो साइज होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। डेंटल हाइपोप्लेशिया, जो टीथ होंगे वो उनका साइज छोटा होगा, छोटे छोटे टीथ बनेंगे। ठीक है, पेक्टस कैरिनेटम, पिजन शेप चेस्ट होगी, जो स्टर्नम होगी वो बाहर की तरफ उभरी हुई होगी, उसको पेक्टस कैरिनेटम का नाम देते हैं। स्वेलिंग इन द रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, एंकल और रिस्ट जॉइंट पे स्वेलिंग मिलेगी। वाइड सुचर, स्कल के ऊपर जो सुचर होते हैं वो यानी कि अच्छे खासे वाइड होंगे, फील हो सकते हैं बच्चों के हेड पे। अगर आप
फील करेंगे तो आपको फील होंगे कि अच्छे खासे वाइट सुचर हैं। क्रेनियो टैब्स, बोन इस जगह पे ना वीक होगी क्रेनियो टैब्स में। उसके बाद है रेजिटोरोजिया, आपको रिब्स के दरमियान डिप्रेशंस मिलेंगी। हैरिसन सल्कस, जिस जगह पे रिब्स खत्म हो रही हैं, ठीक है ना, और एब्डोमेन स्टार्ट हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक एरिया, उस जगह पे आपको एक सल्कस मिलेगी, एक डिप्रेशन मिलेगी जो आपको जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये ऊपर वाली साइड पे रिब्स रहेगी और नीचे वाली साइड पे एब्डोमेन एपिगैस्ट्रिक एरिया है, ठीक है। नॉर्मली वो सल्कस नॉर्मल में नहीं मिलती, लेकिन इन केस ऑफ रिकेट्स आपको वो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मिलेगा जिसको हैरिसन सल्कस का नाम देते हैं, ठीक है। बोइंग ऑफ द लेग्स, लेग्स जो होंगी उनके अंदर एंगल बन रहा होगा जिसको बोइंग ऑफ द लेग्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो लेग्स होंगी वो टेढ़ी होंगी। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका एंड ब्राउन्स ट्यूमर, ठीक है। इस जगह से बोन के अंदर डिप्रेशन बनी और डिप्रेशन के बाद ये वाले जो टिश्यूज हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज ने आके उस एरिया को फिल अप कर दिया, ठीक है। जो डिप्रेशन बनी थी उसको ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका का नाम देंगे और कनेक्टिव टिश्यूज ने आके जब उसको फिल अप किया तो उसको ब्राउन ट्यूमर का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। समझ आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है समझ। चलें, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, रीनल इश्यूज की वजह से जो बोन डिस्ट्रॉय होगी उसके बारे में बात करते हैं। फॉस्फेट रिटेंशन, अगर हमारा किडनी फॉस्फेट को रिटेन करना स्टार्ट कर दे, यानी कि फॉस्फेट को जिस्म के अंदर रिटेन करेगा, बाहर नहीं जाने देगा, तो फॉस्फेट की ब्लड के अंदर जो मिकदार है वो इंक्रीज होगी। जब फॉस्फेट की ब्लड के अंदर मिकदार इंक्रीज होगी तो ब्लड के अंदर जो फ्री कैल्शियम होगा ये उसको बाइंड कर देगा। जब ये उसको बाइंड करेगा उसके साथ मिलके ये कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा, ठीक है। जब उसके साथ मिलके ये कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा तो क्या होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम की जो फ्री कैल्शियम की जो लेवल है वो कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। उस हाइपोकैल्सीमिया को फिल अप करने के लिए, उस हाइपोकैल्सीमिया को दूर करने के लिए हमारे जो ओस्टियोक्लास्ट होंगे वो बोन को रिजॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब वो बोन को रिजॉल्व करेंगे तो बोन के ऊपर से कैल्शियम और फास्फेट को रिलीज करवाएंगे और इस तरह क्या होगा, बोन वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हाइपोफॉस्फेटीमिया, और दूसरे नंबर पे अगर ब्लड के अंदर फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में भी बोन रिजॉल्व होगी और बोन के ऊपर से फॉस्फेट को ब्लड रिजॉल्व करके ब्लड के अंदर लेके आया जाएगा। इस कंडीशन में भी बोन वीक होगी। हाइपोकैल्सीमिया, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होगा, यानी कि मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, उसको डिफरेंट तरीके से आगे प्रेजेंट किया जा रहा है। हाइपोकैल्सीमिया होगा, उस कंडीशन में भी पैराथायराइड हार्मोन के अंडर द एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन जो बोन होगी वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी और ब्लड के अंदर बोन के ऊपर से कैल्शियम और फॉस्फेट आना स्टार्ट हो जाएगा। इंक्रीज पीटीएच, अगर पीटीएच इंक्रीज हो जाएगा तो उसका एक्शन भी इंक्रीज होगा। पीटीएच ने दो जगह पे एक्ट करना होता है, एक तो रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेगा और उस जगह से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और दूसरे नंबर पे उसने बोन्स के ऊपर एक्ट करना है और बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट रिलीज करवाना है। जब बोन के ऊपर से कैल्शियम और फॉस्फेट रिलीज करवाएगा तो बोन की जो थिकनेस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, बोन का जो मैट्रिक्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और बोन अल्टीमेटली वीक होगी। इंक्रीज्ड ओस्टियोक्लास्ट, उसके अलावा अगर ओस्टियोक्लास्ट यानी कि बोन मैक्रोफेजेस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो बोन ईटिंग प्रोसेस इंक्रीज कर देंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिलीज ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स फ्रॉम द मैट्रिक्स। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर यानी कि किडनी अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करवाएगी, किडनी अगर पीएच को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल फेलिंग किडनी है रीनल फेलियर में, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट नहीं करेगी, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस को ब्लड से यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट नहीं करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको
कूप अप करने के लिए हमारे बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स फ्रॉम द मैट्रिक्स यानी कि बोन मैट्रिक्स से हाइड्रोक्सी एपेटाइट रिलीज करवाएगा। जब हाइड्रोक्सी एपेटाइट रिलीज होंगे उस कंडीशन में भी बोन वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अल्टीमेटली इन सारे प्रोसीजर्स में क्या होगी, बोन वीक होगी, बोन डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे इश्यूज किस वजह से हो रहे हैं, रीनल प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, या तो किडनी ने क्या किया है, फॉस्फेट को रिटेन करना स्टार्ट कर दिया है, या फॉस्फेट को एक्सेसिवली एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर दिया है, या कैल्शियम को एक्सेसिवली एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, या ओस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी जो है उस वो इंक्रीज होगी, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि उन सारी कंडीशन में क्या होगा, बोन वीक होगी। अभी बात करते हैं ओस्टियोनेक्रोसिस, आल्सो कॉल्ड avascular necrosis। ए मतलब एब्सेंट, वस्कुलर मींस वेसल्स। अगर वेसल्स की एब्सेंस की वजह से नेक्रोसिस हो, बोन डेड हो जाए, तो उसको अवस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड एसेप्टिक नेक्रोसिस। और उसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से अगर बोन डेड हो तो उसको एसेप्टिक नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, absence of the septic is called aseptic ischemia। इसकी में उस जगह उनको फिर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे, तो उस कंडीशन में इस्कीमिया हो सकता है। स्टीरॉइड्स के न्यू वास्कुलराइजेशन होगी, तो जो बोन के सारे पार्ट्स हैं उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। उसके अलावा थ्रम्बस और एम्बोलिज्म, अगर थ्रम्बस या एम्बोलाई की वजह से ब्लड वेसल अक्लूड हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड प्रॉपरली बोन के किसी एरिया में नहीं पहुंच पाएगा। वेसल इंजरी एंड रेडिएशन, इंक्रीज इंट्राओस्टियस प्रेशर, वास्कुलर कंप्रेशन, वीनस हाइपरटेंशन, यानी कि उन सारी कंडीशंस में जिसमें किसी भी वजह से जो बोन के किसी स्पेसिफिक पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो क्या होगा, उसकी उस स्पेसिफिक एरिया के जो बोन सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको ओस्टियोनेक्रोसिस का नाम दिया जाता है। ओस्टियोनेक्रोसिस डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद ओस्टियोनेक्रोसिस एडियोपैथिक हो सकते हैं, यानी कि जिसके हमें रीजन का पता ना चल सके उसको एडियोपैथिक बोलते हैं। ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी, यानी कि इन केस ऑफ एनी ट्यूमर, एनी कार्सिनोमा इन द बॉडी, वी विल ट्रीट विद कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी के दरमियान जो बोन मैरो होगा उसकी डेथ हो सकती है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी, गाउचर डिजीज लिपिड स्टोरेज डिजीज है। ठीक है, इसमें लिपिड स्टोर होगा, स्पेसिफिक एंजाइम जो कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसको गाउचर्स डिजीज बोलते हैं। सिकल सेल एंड अदर एनीमियाज, जिसमें बोन को हाइपर फंक्शन करना पड़े और हाइपर फंक्शनिंग के दरमियान उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल सके, तो उस कंडीशन में बोन के जो स्पेसिफिक सेल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अल्कोहल अब्यूज, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, ट्यूमर्स, एपिफाइशियल डिसऑर्डर्स। ऑस्टियोनेक्रोसिस में क्या होगा, बोन के स्पेसिफिक एरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इस जगह पे देखें सेलुलरिटी, ये नॉर्मल बोन है। ठीक है, ये देखें इसमें सेलुलरिटी नॉर्मल है, इसमें सेलुलरिटी काफी हद तक डिक्रीज हो चुकी है, सेल्स नजर ही नहीं आ रहे, बहुत कम सेल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस की। Osteomyelitis is an infection of bone. Bone की infection होती है. Symptoms may include pain in a specific bone with overlying redness, fever and weakness. ये बोन की इन्फेक्शन की वजह से होगी और जिस एरिया की बोन इन्वॉल्व होगी उस एरिया की जो स्किन होगी उस जगह पे आपको पेन मिलेगा, रेडनेस मिलेगी, उस जगह का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है,
लोकल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लोकल रेडनेस मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर मिलेगा, ठीक है, और एंड वीकनेस। मोस्टली जो ओस्टियोमाइलाइटिस होता है पायोजेनिक होता है। किसकी वजह से हो सकता है? मोस्ट कॉमनली स्टेफ ऑरियस की वजह से, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। उसके अलावा इकोलाई, सुडोमोनास, क्लेब्सिएला एंड साल्मोनेला। किस तरह ये एक जगह से दूसरी का स्प्रेड हो सकता है? हेमाटोजेनस रूट के थ्रू, के फॉर एग्जांपल ब्लड के थ्रू किसी और जगह में इसने इन्फेक्शन काज करवाई थी और ब्लड के थ्रू किसी तरीके से ये बोन तक पहुंच गया है। हेमाटोजेनस रूट के थ्रू ये बोन तक पहुंचा है और बोन की जाके इसने इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन काज करवा दी है, ठीक है। उसके अलावा कंटेजियस एग्जाम्पल फ्रॉम अ नियर बाय जॉइंट, अगर किसी जॉइंट की इन्फ्लामेशन हो रही थी, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस हुआ था, सेप्टिक आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस से ये किसी तरह मूव करके बोन तक पहुंच गया है, बोन के अंदर तक चला गया है, तो बोन के अंदर जाके इसने बोन की इन्फेक्शन काज करवा दी है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन काज करवा दी। जब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन काज करवाएगा तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम सामने आएंगे उसको ओस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। लोकल रेडनेस मिलेगी, पेन मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, फीवर मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट इम्प्लांटेशन या फॉर एग्जांपल कोई पंक्चर वुंड हुआ है या किसी भी तरीके से कोई वुंड हुआ है जिसकी वजह से डायरेक्ट बोन तक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पहुंच गया है। उसके अलावा टीबी एंड सिफिलिस। पायोजेनिक के अलावा दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑस्टियोमाइलाइटिस काज करवा सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस काज करवा सकता है और उसके अलावा सिफिलिस काज करवा सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस किस तरह डेवलप होगी? इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, ये पेरियोस्टियम सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको पेरियोस्टियम का नाम देते हैं, ठीक है। पेरियोस्टियम के बाद प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन, जिस जगह पे जाके उसने इन्फेक्शन स्टार्ट की है, ठीक है। इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा और उस जगह पे पस बनाना स्टार्ट कर देगा। जब उस जगह पे पस बनेगी तो आहिस्ता आहिस्ता उस पस की वजह से जो पेरियोस्टियम होगी वो इन्फ्लेम होना स्टार्ट हो जाएगी, सब पेरियोस्टियल जो एब्सेस है वो इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी। जब सब पेरियोस्टल पास इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी, उस जगह पे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड ट्राइगर, ये वाली आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। स्लोली उस पास को बना लेगी, ठीक है ना, और उस ओपनिंग के थ्रू वो जो पास होगी, जो बैक बोन होती है उसको हम स्क्वेस्ट्रम का नाम देते हैं, ठीक है। बन रही होती है उनको इन, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। इन्वोल्क्रम का नाम देते हैं। जो न्यू बोन बन रही होती है उसको इन्वोल्क्रम का नाम देंगे, ठीक है, और जो डेड बोन होगी उसको सिक्वेस्ट्रियम का नाम देंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस की? सब पेरियोस्टियल एब्सेस हो सकती है, जिसको जहां भी एब्सेस होगी बॉडी के किसी भी एरिया में उसको ड्रेन करना उसका एक वाहद हल है, यानी कि उसको ड्रेन किए बगैर कोई रास्ता नहीं होता, उससे उससे ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सब पेरियोस्टियल एब्सेस बन सकती है, ड्रेनिंग साइनस बन सकता है, यानी कि अगर एब्सेस बनी है तो उसको बाहर निकलने के लिए वो खुद ब खुद कोई ना कोई सुराख बना लेगी, जिसको ड्रेनिंग साइनस का नाम देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट, पहले तो बोन में था, बोन के साथ साथ वो किसी नियर बाय ज्वाइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है, और ज्वाइंट के आर्थराइटिस का करवा सकते हैं, जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस का नाम देते हैं। सिक्वेस्ट्रम, डेड बोन, जिस जगह पे एब्सेस फॉर्मेशन हुई है, अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो उस स्पेसिफिक एरिया की जो बोन है उस पोर्शन को वो डेड करवा देगी, उस पोर्शन की डेथ काज करवा देगी, उसको सिक्वेस्ट्रम का नाम देते हैं, ठीक है। जब डेथ काज करवा देगी तो उस डेड बोन के ऊपर न्यू बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं? इन्वोल्क्रम का नाम देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक्सरे के ऊपर एक ब्लैक कलर का आपको राउंडेड सा एक नजर आ रहा होगा, इसको स्क्वेस्ट्रम का नाम देते हैं, ठीक है। स्क्वेस्ट्रम क्या है? डेड बोन। डेड बोन के ऊपर ये एक बोन के ऊपर एक अलग से आपको वाइट लेयर नजर आ रही है जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, इसको हम इन्वोल्क्रम का नाम देते हैं, यानी कि न्यू बोन बोन जो है उसके ऊपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है,
ये है क्लोइका। क्लोइका क्या है, इस जगह पे फॉर एग्जांपल पस बनी थी और उसको ड्रेन होने के लिए उसने अपने लिए एक साइनस बना लिया जिसको क्लोइका का नाम देते हैं, यानी कि इस सुराख के थ्रू जो पस होगी वो ड्रेन होगी। ट्यूबरकुलस ऑस्टियोमाइलिटिस यूजुअली ब्लड बोर्न, ये ब्लड बोर्न होती है, यानी कि पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस आगे किसी भी जिस्म के एरिया में जा सकता है, ठीक है। उसमें से एक एरिया ब्लड बोन है, ठीक है। टीबी ऑफ स्पाइन इज आल्सो नोन एज पोर्ट्स डिजीज, अगर वो स्पाइन में चला जाए तो उसको पोर्ट्स डिजीज का नाम देते हैं। सिफिलिस कंजेनिटल है, दो तरह की हो सकती है सिफिलिस, कंजेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है, ठीक है। कंजेनिटल टर्शरी सेबरशिन इज अ मॉल फॉर्मेशन ऑफ द टिबिया। सेबरशिन क्या होती है, टिबिया की मॉल फॉर्मेशन है। इट प्रेजेंट एज शार्प एंटीरियर बोइंग ऑफ द कन्वेक्सिटी ऑफ द टिबिया। सेबरशिन में एक अबनॉर्मल बोइंग होती है, यानी कि टिबिया जो होगी अबनॉर्मली उस कर्व्ड होगी। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, पिक्चर में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सेबरशिन क्या होती है। ये पोर्ट्स डिजीज है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर अगर पस फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, टीबी की वजह से उसको पोर्ट्स डिजीज का नाम देते हैं। ये है सेबरशिन। जो इसकी शिन है वो एबनॉर्मली कर्व्ड होगी, ये देखिए कर्व नजर आ रही है टिबिया की, इसको सेबरशिन का नाम देते हैं। ये किस वजह से होगी, सिफिलिस की वजह से होगी। कौन सी सिफिलिस, कंजेनिटल सिफिलिस, ठीक है। अब टिल नाउ कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप